नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज हम बात करेंगे, पिछली क्लास में हमने इरिगेशन कंप्लीट कर दिया था। आज हम पढ़ेंगे ड्रेनेज के बारे में। ड्रेनेज होता क्या है? ड्रेनेज को कहते हैं हम लोग निकासी, ठीक है? अगर वाटर ड्रेनेज है तो उसे जल निकासी कह देंगे। अभी तक हमने पढ़ा था सिंचाई से खेतों को पानी दिया जा रहा था। अब ज़्यादा पानी हो जाने पे हम लोग खेतों से कैसे पानी बाहर निकालेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे वाटर ड्रेनेज में, ठीक है? तो इसमें क्या कह रहा है, कृषि जल निकास खेत की सतह में एवं अधोसतह से अतिरिक्त पानी को निकालने को कहते हैं। मतलब जो सरफेस होता है, मतलब सतह के ऊपर से पानी निकालना खेत से, सतह के नीचे से पानी निकालना, इसे कहते हैं हम लोग ड्रेनेज या जल निकासी। इससे वर्ष भर एकत्रित जल मुक्त या गुरुत्वाकर्षण जल खेत की सतह या जमीन की तरह नीचे चला जाता है, ताकि पौधे के विकास के लिए अनुकूल मृदा स्थिति बनाई जा सके। जल निकास ड्रेनेज के दो तरीके होते हैं, एक तो सरफेस जिसे सतह जल निकास बोलते हैं, दूसरा अधोसतह जल निकास बोलते हैं, ठीक है? एक तो सतह जल निकास बोलेंगे, एक को क्या बोलेंगे, अधोसतह जल निकास, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सतह जल निकास क्या होता है। अगर हम बात करते हैं सतही जल निकास की, जिसे सरफेस वाटर ड्रेनेज बोलते हैं, यह जल निकास का सबसे सरल और सस्ता तरीका होता है। उपयुक्त अंतराल और गहराई पर खुली नालियां खोदकर वर्षा के जल अतिरिक्त खेत को बाहर निकाला जाता है। सतही जल भारत में सबसे सामान्य है, ठीक है? मान लो खेत में पानी भर जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, नालियां बना देते हैं खेत से, जिससे क्या होता है, खेत का पानी जो है बाहर की तरफ निकल जाता है। समतल क्षेत्रों के लिए जल जल निकास होना चाहिए, उसमें ढलान कितनी होनी चाहिए, 2% से कम होनी चाहिए, ठीक है? अगर हमारा जो समतल जगह है वहां पे ढलान कितनी होनी चाहिए, 2% से कम होनी चाहिए। अगला है ब्रॉड बेडेड फरो मेथड। खेत में 120 से 150 सेंटीमीटर चौड़ाई बेड पर फसल की जो है पंक्तियां लगाई जाती है। क्या कहती है, जो हमारी क्रॉप होती है उसकी लाइन्स लगाई जाती है, तो 45 सेंटीमीटर चौड़ी कुंड बनाकर वर्षा के अतिरिक्त जल को बाहर निकाला जाता है, ठीक है? मतलब ये क्या बना दिया, ये जो बीच में एक कुंड जैसा बना दिया जाता है, फसलें हमारी इस पे लगेंगी, बीच में कुंड, तो अतिरिक्त पानी क्या होगा, इस कुंड में भर जाएगा और इसको ढलान दे देंगे तो ये बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है? ये किस में होता है, ब्रॉड बेड एंड फरो मेथड में। अगला बात कह रहा है, यह काली कपास या चिकनी मृदा में मूंगफली एवं सोयाबीन की फसल में जल निकासी हेतु अपनाया जाता है। किसमें, मूंगफली और सोयाबीन में। दूसरा है सब सरफेस इरिगेशन वाटर ड्रेनेज, ठीक है? यह उद्देश्य जड़ जो रूट जोन होता है उससे भूजल को कम करना होता है, ठीक है? सबसे पहले इसमें क्या लगाते हैं, टाइल नालियां लगाते हैं, जिसमें क्या होता है, छिद्रित पाइप सम्मिलित होती है, ठीक है? जैसे हम लोग को क्या होता है, जैसे हम लोगों के घरों में क्या होता है, बोरिंग वगैरह होती है नल की, तो हम लोग देखते नहीं कि जो बोरिंग वाले आते हैं तो पाइप में क्या करते हैं, छेद कर देते हैं, क्या होते हैं, छिद्रित पाइप हो जाती है, ठीक है? तो वही इसमें यूज की जाती है, छिद्रित पाइप। तो अगला है मूल जल निकास। क्या है, मोल वाटर ड्रेनेज, ठीक है? ये जो होता है ये क्ले मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त होता है। वर्टिकल ड्रेनेज की बात करते हैं, कुओं की खुदाई करके अतिरिक्त जल को निकालना वर्टिकल ड्रेनेज कहा जाता है, या कॉफी बागानों में प्रचलित होता है। कौन सा, वर्टिकल ड्रेनेज, ठीक है? वर्टिकल ड्रेनेज कॉफी बागानों में अपनाया जाता है। अगला है पानी के माप के तरीके। अब हम मापेंगे कैसे कि पानी ज्यादा हो गया। सबसे पहले बात करेंगे ओरिफाइस की। किसकी बात करेंगे, ओरिफाइसिस की बात करेंगे। तुलनात्मक रूप से छोटी धाराओं में पानी को मापने के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है? छोटी छोटी जो नालियां बन जाती हैं उनमें किससे मापते हैं, ओरिफाइसिस के नाम, जैसे सीमा पट्टी विधि में प्रवाह या क्यारी विधि में जल का प्रवाह, ठीक है? जैसे हम छोटी छोटी क्यारियां बनाते हैं, तो क्यारियों में अगर हम पानी दे रहे हैं तो उसको मापने के लिए जो हम यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, ओरिफाइसिस कहते हैं, ठीक? अगला है वायर्स। अगला क्या है, वायर्स। सिंचाई चैनल में प्रवाह को मापने के लिए स्रोत या एक चैनल आउटलेट के डिस्चार्ज के उपयोग में किया जाता है, ठीक है? या तो अंदर पानी दे रहे हैं या पानी बाहर की तरफ डिस्चार्ज हो रहा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, वायर्स। इसका सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर सी एल एच की पावर एम। क्या होता है, सी एल एच की पावर एम, ठीक है? अगला बात करते हैं 90 डिग्री वी नोच, ठीक है? 90 डिग्री वी नोच छोटे प्रवाह को मापने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण है। इसका सूत्र होता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, विनोज का जो सूत्र होता है छोटे जो प्रवाह होता है उसके लिए सही होता है। क्यू बराबर 0.0138 की 38 एच की पावर 22/5। ये 25 नहीं होगा, 2/5 होगा, ठीक है? मतलब अगर विनोज का फार्मूला है 0.0138 फिर एच की पावर 2/5, ठीक है? ये फार्मूला से हम क्या निकालते हैं, विनोज निकालते हैं। अगला है पार्सन फ्लूम। क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। वीआरएम जलमग्न ओरिफाइसेस का संयोजन होता है, ठीक है? मतलब जो वायर होता है और जलमग्न जो ओरिफाइसेस होती है, दोनों का संयोग क्या कहलाता है, पार्सल फ्लो। अपेक्षाकृत उतले चैनलों में प्रयोग किया जाता है, जैसे कि फ्लैट ग्रेड के साथ कुंड में सिंचाई करना, ठीक है? अगला आता है हमारा यूनिट नंबर 8, ठीक है?
यूनिट नंबर 7 हमने कंप्लीट कर ली। यूनिट नंबर 1 आता है, ठीक है। मृदा नमी की बाध्यताएं, सॉइल मॉइस्चर जो कांस्टेंट होता है उनके बारे में बात करेंगे। पहला होता है मैट्रिक पोटेंशियल, पानी की कुल क्षमता जो मिट्टी प्रणाली के ठोस कोलाइडल मैट्रिक्स के लिए जिम्मेदार होती है, ठीक है। मतलब पानी की ऐसी क्षमता जो मिट्टी का जो ठोस होता है, ठोस कोलाइड होता है, उसको भरने के लिए जिम्मेदार होती है, उसे कहते हैं मैट्रिक पोटेंशियल। अगला है कैपिलरी पोटेंशियल। क्या होता है? जिस ऊर्जा के साथ पानी मृदा के द्वारा धारण किया जाता है उसे कहते हैं कैपिलरी पोटेंशियल, ठीक है। मतलब हमने पानी दे दिया खेत में या पानी भरा है खेत में, तो किस क्षमता से जो हमारी मिट्टी है खेत उस पानी को धारण करेगी, उसे हम लोग कहते हैं वो कैपिलरी पोटेंशियल। अगला है हमारा सीपेज। जल का नाला जो एक चैनल बन जाता है, नाली बन जाती है, उसके द्वारा क्षैतिज जो हॉरिजॉन्टल फ्लो होता है उसे कहते हैं सीपेज, ठीक है। मतलब ये हमारी मान लो एक क्यारी है, हमने इसमें पानी दिया, ठीक है, पानी दिया। ये क्या होता है, छोटी छोटी नालियां जो है बाहर की तरफ निकल जाती हैं और ये हॉरिजॉन्टल तरीके से ऐसे बहती हुई दूसरी जगह पे चलती रहती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीपेज कहते हैं। डाउनवर्ड एंड लेटरल मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सॉइल फ्रॉम ए सोर्स ऑफ सप्लाई इज नोन एज सीपेज, ठीक है। इंग्लिश में भी डिफिनेशन हो गई। अगला बात करते हैं, सिंचाई चैनल या नहर से पानी का नुकसान मुख्य रूप से रिसाव के कारण होता है, ठीक है। अगला है परकोलेशन। सीपेज क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर हो गया। परकोलेशन क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण जल द्वारा संतृप्त या लगभग संतृप्त होने वाली मृदा के माध्यम से पानी का नीचे की तरफ जाना अंतरश्रवण कहलाता है, ठीक है। मान लो ये सरफेस था, हमने इसमें पानी दिया और नीचे हमारा ग्रेविटी फोर्स है, तो ग्रेविटी फोर्स के कारण जो पानी नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग परकोलेशन कहते हैं। इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, मृदा की ऊपरी परत से पानी नीचे के प्रवेश को क्या कहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। ये किसमें होता है, असंतृप्त मृदा, मतलब जिनमें नमी की कमी पाई जाती है। अगला होता है निच्छालन या इसे लीचिंग कहते हैं। पानी के साथ जड़ क्षेत्र से पोषक तत्वों एवं लवणों की अधोमुखी या डाउनवर्ड मूवमेंट जो होता है उसे कहते हैं लीचिंग, ठीक है। हमने 4 चीजें पढ़ ली। एक तो हमने पढ़ लिया, एक बार फिर से परकोलेशन, परकोलेशन। एक हो गया लीचिंग, परकोलेशन हो गया। एक हो गया इन्फिल्ट्रेशन, इन्फिल्ट्रेशन हो गया। और एक हमारा क्या होगा, सीपेज हो गया। सीपेज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल फ्लो ऑफ वाटर होता है एक चैनल से दूसरे चैनल की तरफ, उसे सीपेज कहते हैं। परकोलेशन क्या होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर जो कि जड़ क्षेत्र से दूर चला जाता है उसे परकोलेशन कहते हैं। लीचिंग क्या होता है, लीचिंग जो होता है इसमें क्या होता है, पानी नीचे की तरफ जाता है लेकिन साथ में पोषक तत्वों को भी खींच के ले जाता है, उसे लीचिंग कहते हैं। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है, मतलब पानी ऊपर था और नीचे की तरफ सतह में चला गया, इसे ही हम लोग क्या कहते थे, इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं, सेचुरेशन कैपेसिटी या संतृप्ति क्षमता क्या होती है। जब मिट्टी के सभी छिद्रों को शून्य बार के तनाव तक पानी से भर दिया जाता है तो संतृप्ति क्षमता के रूप में कहा जाता है, ठीक है। मतलब जो पोर्स होते हैं मिट्टी के, ठीक है, उनको क्या होता है, पानी से भर दिया जाता है एकदम से, तो उनका जो प्रेशर रहता है कितना होता है, 0 बार हो जाता है, ठीक है। इससे अधिकतम जल धारण क्षमता भी कहा जाता है, मतलब सबसे ज्यादा जो जल धारण क्षमता होती है किस पे होती है, 0 बार पे, ठीक है। अगला है फील्ड कैपेसिटी क्या होता है। अगला बात करेंगे फील्ड कैपेसिटी क्या होता है। खेत में सिंचाई के 2 से 3 दिनों बाद एवं गुरुत्वाकर्षण जल के निकास के बाद मृदा में केशिकी जल की मात्रा जो अपेक्षाकृत स्थिर हो गई है, ठीक है। मतलब ये कहा जा रहा है हमने पानी दिया, ठीक है, हमने सिंचाई कर दी खेत में, अब 2 से 3 दिन बाद जो भी खेत में पानी बचा होता है उसे हम लोग कहते हैं फील्ड कैपेसिटी। मतलब फील्ड की क्या कैपेसिटी कि वो पानी को बचा के रख लिए इतने दिनों तक, उसे हम लोग कहते हैं फील्ड की कैपेसिटी या फील्ड कैपेसिटी। फील्ड क्षमता पर मृदा के बड़े छिद्र हवा एवं सूक्ष्म छिद्र पानी से भरे होते हैं, ठीक है। इसे पौधों को पानी की उपलब्धता की ऊपरी सीमा या अपर लिमिट के रूप में माना जाता है। ये क्षेत्र क्षमता का जो तनाव होता है -0.1 से -0.33 बार या 1/3 बार तक होता है, 0 से 1/3 बार तक होता है। यह प्रेशर प्लेट तंत्र की सहायता से निर्धारित होता है, ठीक है। प्रेशर प्लेट जो अपरेटस होती है उससे क्या होता है, इसे निर्धारित किया जाता है सॉरी, किसे, फील्ड कैपेसिटी को, ठीक है। किसे निर्धारित किया जाता है, फील्ड कैपेसिटी को निर्धारित किया जाता है। अगला है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट 1912 में ब्रिक्स एवं संताज द्वारा प्रस्तावित अवधारणा है। इन्होंने एक संकेतक पौधे के रूप में बौना सूरजमुखी का उपयोग किया। मृदा नमी की मात्रा जिस पर पौधों को अब उनकी सहायता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नमी नहीं हो पाती और जब तक मृदा में पानी नहीं डाला जाता तब तक वो क्या होते हैं, मुरझाए रहते हैं, अस्थायी रूप से क्या होते हैं, मुरझाए रहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग कहते हैं मलानिम,
लेकिन इसमें लिखा स्थायी रूप से, तो इसे कह देंगे परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, या स्थायी म्लान बिंदु, ठीक है। मतलब दो चीजें होती, एक तो विल्टिंग पॉइंट होता है, एक होता है जो अभी हमने पढ़ा परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ये अस्थायी रूप से जब पानी मुरझा जाता है पानी की वजह से, नमी की वजह से, तब इसमें पानी देता है और दोबारा प्लांट जो है फिर जर्मिनेट होने लगा, फिर ग्रोथ करने लगता है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में ये होता है, इसमें प्लांट एक बार मुरझा गया, पानी की कमी हो गई, उसके बाद चाहे जितना हम पानी दें, प्लांट वो वृद्धि नहीं कर सकता, वहीं पे मर जाएगा, ठीक है। ये होता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अगला बात करते हैं, यह पौधों को उपलब्ध पानी की निचली सीमा, लोअर लिमिट है। अपर लिमिट किसे कहेंगे, अपर लिमिट फील्ड कैपेसिटी को कहते हैं। यद्यपि पौधे मृत नहीं होते, लेकिन अब वो स्थायी रूप से विकट स्थिति में है, अब अगर पानी नहीं डाला तो वो मर जाते हैं। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है, -15 बार होता है। कितना होता है, -15 बार को परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहेंगे। अगला बात करते हैं विल्टिंग कॉफिशिएंट क्या होता है। पौधे के स्थायी म्लान, म्लान मतलब जो विल्टिंग पॉइंट होता है, पर जड़ क्षेत्र में पानी नमी के प्रतिशत को म्लान गुणांक या महत्वपूर्ण नमी बिंदु या क्रिटिकल मॉइस्चर पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अगला है अवेलेबल वाटर। विमेयर और हेनरिक्सन द्वारा उपलब्ध जल की अवधारणा 1981 में दी गई थी। यह अधिकतम पौधों के उपयोग के लिए मृदा नमी है, ठीक है। यह फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट विल्टिंग पॉइंट के बीच तक कोश के जो कैपिलरी वाटर का हिस्सा है, ठीक है। यह कहाँ से कहाँ तक होती है, -0.3 से -15 बार तक होती है, ठीक है। -0.3 से -15 बार तक होती है। अगला है हमारा अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट। नमी की मात्रा जिस पर म्लान पूरी होती है तथा पौधा मर जाता है, इसको अल्ट्रामेट अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अंतिम म्लान बिंदु, ठीक है, जिसमें नमी की मात्रा का तनाव क्या होता है, -60 बार से ज्यादा हो जाता है, ठीक है। हमने क्या पढ़ लिया, देखो हमने पढ़ लिया था क्या, एक तो हमने पढ़ लिया था, सबसे पहले क्या पढ़ा था, सैचुरेशन कैपेसिटी, ठीक है। यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, एक था सैचुरेशन कैपेसिटी, इसको ऐसे समझते हैं, एक था सैचुरेशन कैपेसिटी, एक था हमारा फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, एक था हमारा क्या, अवेलेबल वाटर, एक था हमारा परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट, ठीक है, एक था हमारा अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट। तो ये जो 0 बार हो जाएगा, इसे क्या कह देंगे, सैचुरेशन पॉइंट कह देंगे, ठीक है। यहाँ पे पानी की अधिकता होती है कि सारे पोर्स क्या होते हैं पानी से। ये जो होता है -0.3 बार होता है, ठीक है, -0.1/3, इसे क्या कहेंगे, फील्ड कैपेसिटी कह देंगे, ठीक है। 0 से -3 बार होता है, यहाँ फील्ड कैपेसिटी हो जाता है। फील्ड कैपेसिटी के बाद ये आता है हमारा परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट। ये कितना होता है, -15 बार हो जाता है, ठीक है। कितना हो जाता है, -15 बार हो जाता है, ठीक है। इसके आगे हमारा आता है, और ये जो यहाँ तक आता है, ये अल्टीमेट बिल्टिंग पॉइंट हो जाएगा, ये -60 बार हो जाएगा। इसके बीच में ये जो आता है, ये अवेलेबल वाटर हो जाएगा, तो -0.33 से लेके, ठीक है, 0 से लेके 0-33 पॉइंट से लेके -15 तक क्या होता है, अवेलेबल वाटर होता है, ठीक है। अगला बात करते हैं पीएच क्या होता है। अगला बात करते हैं पीएच क्या होता है। पीएच शब्द एसपीएल सोरेनसन द्वारा 1909 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, एसपीएल सोरेनसन द्वारा 1909 में दिया गया था। यह हाइड्रोजन आयन गतिविधि के ऋणात्मक लघुगणक जो निगेटिव लॉगरिदम होता है, इसके रूप में परिभाषित है। पीएच का मान log 1/h आयन होता है, ठीक है, log 1/h आयन होता है। पीएच मान की रेंज 0 से 14 होती है। एक पीएच स्केल होता है, उस पे जो अंक होते हैं 0 से 14 तक होते हैं, ठीक है। अगर हमारी सॉइल अम्लीय है तो 7 पीएच से कम हमें दर्शाएगा। अगर हमारी सॉइल न्यूट्रल है, ना क्षारीय है ना अम्लीय है, तो ये 7 पे दर्शाएगा। अगर हमारी जो सॉइल है या मृदा है क्षारीय है, तो उसका पीएच 7 से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं पीएफ की। पीएफ क्या होता है, पीएच किसने दिया था, सोरेनसन ने दिया था। पीएफ फील्ड ने दिया था, किसने दिया था, सॉफील्ड ने दिया था। आवश्यक सक्शन के द्वारा पानी के कॉलम को सेंटीमीटर ऊंचाई का लघुगणक, ठीक है। जो पानी का कॉलम होता है उसमें जो सेंटीमीटर की ऊंचाई होती है, उसका लॉगरिदम कौन होता है, पीएफ होता है। सेंटीमीटर पानी में व्यक्त किया गया, सेंटीमीटर में मुक्त जल स्तर से ऊपर पानी के स्तंभ की ऊंचाई के आधार पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो पीएफ होता है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है, जो सेचुरेटेड सॉइल होती है, मतलब जिनमें पानी जो है बिल्कुल ठूस ठूस के भरा हुआ है, ठीक है, एयर जाने की जगह नहीं, उसका पीएफ कितना होता है, 0 होता है, ठीक है।
अगर एटीएम प्रेशर की बात करें तो कितना 0.001 होता है। अगर फील्ड कैपेसिटी की बात करें तो कितना होता है 0.53 होता है, सॉरी 2.53 होता है पीएफ, ठीक है। अगर हम प्रेशर की बात करें तो 1/3 होता है। परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इसका होता है 4.18 होता है। हाइग्रोस्कोपिक की बात करें 4.5 होता है। ओवन की सूखी मृदा की बात करें तो 7 होता है, ठीक है। वैसे ही इसका जो एटीएम बार है वो क्या होता है, बढ़ता जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। सेचुरेशन सॉइल का क्या होता है, पीएफ 0। फील्ड कैपेसिटी का 2.5, म्लानी बिंदु का 4.18, हाइग्रोस्कोपिक का 4.5, ओवन जो सूखी सॉइल होगी उसका 7 होता है, ठीक है। अगला बात करते हैं पीई। पीई किसके द्वारा दिया गया है, साइलेन के द्वारा। पीएच सोरेनसन, पीएफ शॉपफील्ड, पीई साइलेन। यह इलेक्ट्रॉनिक गतिविधि का ऋणात्मक लघुगणक। इसका जो फार्मूला होता है पीई बराबर ई एच अपान 0.0591, ठीक है। यह ऑक्सीकरण अपघटन या रेडॉक्स पोटेंशियल की तीव्रता की मापता है, ठीक है। जो रेडॉक्स पोटेंशियल होता है उसकी तीव्रता को क्या करता है, मापता है। कौन, पीई। मिट्टी की नमी का मापन कैसे करते हैं, अप्रत्यक्ष विधि, जिसमें तनाव के आधार पर मापते हैं, ठीक है। पहला क्या है, अप्रत्यक्ष विधि, जिसमें क्या होता है हम लोग टेंशन के आधार पर मापते हैं। तो टेंशन के आधार पर सबसे पहले हम मापेंगे टेंशियोमीटर के। दूसरा इसे इरोमीटर भी बोला जाता है, ठीक है। टेंसियोमीटर या इरोमीटर दोनों बोल सकते हैं। यह विधि इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोशिका तनाव मिट्टी में नमी की मात्रा कम करने पर बढ़ता है, ठीक है। जो कोशिका का तनाव होता है वो मिट्टी में जब नमी की मात्रा कम हो जाती है तो उस पर बढ़ता है। टेंसियोमीटर पर 0 से 0.85 बार यानी 1 बार से कम तनाव तक मृदा में प्रति संवेदनशील होती है, ठीक है। यह बालू मिट्टी में क्षेत्र क्षमता इससे नीचे मृदा होने पर उपयुक्त है, जहां अधिकांश नमी 1 बार के तनाव से नीचे उपलब्ध हो। यह क्ले मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर टेंसियोमीटर की बात करें या यूरोमीटर की बात करें, यह किसके लिए उपयुक्त नहीं है, क्ले मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है। अगला है हमारा विद्युत प्रतिरोध, ब्यूकोस, नोमीमीटर या जिप्सम ब्लॉक, तीनों एक ही नाम है। जिप्सम ब्लॉक फाइबर ग्लास आदि से बने कंटेनर होते हैं। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि नमी की मात्रा में कमी के साथ विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है। अगर नमी की मात्रा कम हो जाती है तो जो विद्युत प्रतिरोध होगा क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रतिरोध का मतलब होता है रोकथाम, ठीक है, रोकना। और विद्युत का मतलब होता है क्या, बिजली या विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज, ठीक है। तो जब पानी की नमी होगी तो क्या होगा, इसका जो चार्ज होगा विद्युत क्या होगी, उस पर रोक लगेगी या प्रतिरोध बढ़ेगा, ठीक। प्रतिरोध बढ़ेगा तभी तो रोक लग पाएगी, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, क्षेत्र क्षमता पर बिजली चालकता का कम प्रतिरोध एवं परमानेंट बिल्टिंग कॉइल पर उच्च प्रतिरोध के आधार पर मृदा में काम करता है, ठीक है। जिप्सम ब्लॉक शुष्क मृदा में संतोषजनक प्रदर्शन करते हैं। इसमें ड्राई सॉइल में, इसमें ड्राई सॉइल में, ठीक है। और टेंसियोमीटर जो है चिकनी मिट्टी में सही काम नहीं करता है, ठीक है। अगला बात करते हैं, यह लवड़ी मृदा के लिए उपयुक्त नहीं है, ठीक है, मतलब एल्कलाइन सॉइल के लिए उपयुक्त नहीं, क्योंकि मृदा में नमक चालकता बढ़ाता है। इसका उपयोग 0 से 15 बार तक मिट्टी में नमी के तनाव को मापने और लंबे अंतराल में फसलों की सिंचाई के लिए काम में लिया जाता है। अगला है न्यूट्रॉन नमी मीटर, न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर। खेत की इकाई की मात्रा में मौजूद H+ आयन नाभिक की संख्या की माप के आधार पर मृदा के विस्तृत आकार या इन सिटू जो मृदा नमी माप के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रैपिड विधि, कौन सी, न्यूट्रॉन नमी मीटर, न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर, ठीक है। अगला बात करते हैं, अगला पॉइंट है मृदा में नमी ज्यादा होने पर अपर न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है, ठीक है। अगर मृदा में नमी ज्यादा है तो अपर न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, अधिक हो जाएगी। यह वर्तमान में मृदा नमी में परिवर्तन की मात्रा के आकलन के लिए उपयुक्त सर्वोत्तम विधि, कौन सा, न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर। अगला है प्रेशर मेम्ब्रेन अपरेटस, अभी मैंने आपको बताया था। इसका उपयोग मृदा नमी वैभव के प्रयोगशाला माप के लिए किया जाता है। आमतौर पर विभिन्न दबावों पर जैसे फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट बिल्डो एवं नमी की मात्रा का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह मिट्टी के तनाव 0 से 15 बार तक मापने के लिए उपयुक्त होता है। मिट्टी की नमी की विशेषता, जो सॉइल कैरेक्टरिस्टिक कर्व है उसको हम लोग देखते हैं। अगर बात करते हैं, यह पानी की ऊर्जा स्थिर तनाव एवं मृदा में नमी की मात्रा के बीच संबंध दिखाने वाला वक्र होता है। मिट्टी की नमी की विशेषता, अगर रेतीली मिट्टी है तो किस आकार का बनेगा वक्र, एल आकार का। अगर क्ले है तो आई आकार का बनेगा, ठीक है। अगर हमारी सैंडी सॉइल है तो किस आकार का बनेगा, एल आकार का। अगर क्ले है तो किस आकार का बनेगा, आई आकार का, ठीक है। मतलब जिसमें क्ले में एल लगाए ना तो क्ले में आई होगा, ठीक है। लेकिन सैंडी में एल नहीं लगा तो इसमें एल आकार का होगा, ठीक है। अगला बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन क्या होता है।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वाष्पोत्सर्जन के बारे में। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में निर्दिष्ट समय के दौरान फसल द्वारा उत्सर्जन में मृदा की सतह से वाष्पीकरण के कारण पानी की कुल मात्रा जो उड़ जाती है वह वाष्पोत्सर्जन द्वारा नुकसान कहलाता है या वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। पौधों को दिए गए कुल जल का लगभग 99% भाग वाष्पोत्सर्जित किया पौधों द्वारा वाष्पोत्सर्जित कर दिया। केवल 1% भाग जो है वही पौधे जो है यूज करते हैं अपने कामों में। अगला है पेट, संभावित वाष्पोत्सर्जन। यह अवधारणा थॉर्नवेट ने 1948 में दी। पेट तब होता है, जो संभावित वाष्पोत्सर्जन तब होता है जब जमीन पूरी तरह से सक्रिय रूप से बढ़ती वनस्पति से ढके हुए हो और मृदा नमी की कमी नहीं हो। तब क्या होता है, संभावित वाष्पोत्सर्जन होता है। जो पेट होता है इसकी प्रदत्त जलवायु में फसल के लिए ईटी की ऊपरी सीमा है। ठीक, इवोपोर ट्रांसपीरेशन की ऊपरी सीमा है। ठीक है, अगला बात करते हैं इवेपोर ट्रांसपीरेशन मापते कैसे नापते हैं कि इवेपोर ट्रांसपीरेशन कितना हुआ, कब होना है। तो सबसे पहला इसका मापन लाइसीमीटर के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करेंगे, लाइसीमीटर के द्वारा। इसमें पानी के नुकसान एवं लाभ को मापने के लिए एक फसल क्षेत्र में स्थापित बड़े कंटेनरों में फसलों को लगाया जाता है। वाष्पोत्सर्जन एवं लीचिंग के द्वारा जल के नुकसान को लाइसीमीटर द्वारा मापा जाता है। इसके द्वारा, लाइसीमीटर के द्वारा। ठीक है, मृदा नमी की कमी का अध्ययन, जो सॉइल मॉइस्चर डिप्लेशन होता है उसकी स्टडी कैसे करते हैं, उसको कैसे निकालते हैं। तो इसका फार्मूला होता है नमी की कमी की डी बराबर एफ सी माइनस पी डब्ल्यू पी, फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट अपॉन डी पॉइंट डी बी। यहाँ पे एफ सी मतलब फील्ड कैपेसिटी, परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट हो गया, डी मतलब गहराई हो गई और डी बी मतलब स्थूल घनत्व हो गया, बल्क डेंसिटी हो गई। क्या होगी, बल्क डेंसिटी होगी। ठीक है, दूसरा किससे मापते हैं, वाष्पोत्सर्जन को वाष्पीकरण आंकड़ों के द्वारा मापा जाता है, जैसे यूएसडब्ल्यूपी वर्ग ए ओपन पैन एवोपोरीमीटर द्वारा। यह सबसे अधिक व्यापक रूप से शस्य एग्रो मौसम विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली वाष्पीकरणीय विधि है। इसमें 25 सेंटीमीटर की गहराई के साथ 120 सेंटीमीटर का व्यास होता है और यह 20 सेंटीमीटर तक पानी भरे रहता है। इसे सफेद रंग में रंगा जाता है। ठीक है, तो यूएसडब्ल्यूपी ओपन पैन एवोपोरीमीटर होता है उसे सफेद रंग से रंगते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है वाष्पीकरण को एमएम प्रतिदिन के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जो वाष्पीकरण होता है उसको एमएम प्रतिदिन के रूप में व्यक्त किया जाता है। अगला है संकेन स्क्रीन एवोपोरीमीटर। क्या है, संकेन स्क्रीन एवोपोरीमीटर। यह शर्मा और दस्ताने द्वारा 1968 में विकसित किया गया। इसका उपयोग क्षेत्र की परिस्थितियों में वाष्पोत्सर्जन को मापने के लिए किया जाता था। ठीक है, अगला है यह पेट अपान ईटी। ठीक है, पोटेंशियल एवोपोर ट्रांसपिरेशन और जो इवेपोर ट्रांसपिरेशन अनुपात का निर्धारण है, जो उनके अनुसार 0.95 से 1.05 तक भिन्न होता है। ठीक है, इतना अंतर उसमें पाया जाता है। अगला है पोर्टेबल वाष्पीकरण यंत्र। इसे इजराइल ने 1984 में विकसित किया गया था ताकि बहुत कम समय के लिए वाष्पीकरण को मापा जा सके। कितने समय के लिए, बहुत कम समय के लिए वाष्पीकरण मापा जा सके। किसके द्वारा विकसित किया गया था, इजराइल के द्वारा। कौन सा, पोर्टेबल वाष्पीकरण यंत्र। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर क्या होता है। कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर या पानी के उचित उपयोग क्या होता है। इसका उपयोग वाष्पोत्सर्जन के कारण होने वाले जल के नुकसानों एवं पौधों द्वारा उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनके लिए उपयोग किए जाने के लिए पानी को सम्मिलित किया जा सकता है। ठीक है, जो कंजप्टिव यूज होता है वाटर का, इसको कैसे मापते हैं, इसके बराबर क्या होता है, ईटी इवेपोट्रांसपिरेशन प्लस पौधों की चयापचय जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसमें प्रयोग होने वाले जल की मात्रा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंजप्टिव यूज कहते हैं। किसका, वाटर का। इवेपोट्रांसपिरेशन हो गया, पौधों की जो चयापचय क्रियाएं हो गई उनमें जो पानी इन्वॉल्व हो गया। ठीक है, उससे हम मानते हैं कंजप्टिव यूज ऑफ वाटर। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन के कारण पौधों में 99% भाग पानी का नुकसान होता है, क्योंकि पौधों की वास्तविक चयापचय में केवल 1% जो वाटर होता है या जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला बात करते हैं पेट या ईटी को ज्ञात करने की विधि। पहला है पेनमम विधि। पहला क्या है, पेनमन विधि। मुक्त पानी की सतह से वाष्पीकरण का आकलन करने के लिए पेनमन ने 1950 में इसे विकसित किया। यह पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन का सबसे सटीक अनुमान है। ठीक है, यह इवेपोर ट्रांसपिरेशन के लिए जिम्मेदार सभी मौसम संबंधी मापदंडों का उपयोग करता है। अगला क्या है, वाटर यूज इफिशियंसी की बात करते हैं। यह वाष्पोत्सर्जन में उपयोग किया जाने वाला पानी के प्रति यूनिट उत्पादित एक विपणन योग्य फसल की उपज है। ठीक है, अगला बात करते हैं वाटर यूज इफिशियंसी प्रति इकाई शुष्क पदार्थ उत्पादित करने के लिए प्रयोग किए गए पानी की मात्रा, इसे किलो प्रति हेक्टेयर मीटर में मिलीमीटर में व्यक्त करते हैं। मतलब 1 किलो
अगर हम अन्न उगाते हैं या उत्पादित करते हैं उसमें कितने मिलीमीटर पानी की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं वाटर यूज इफिशियंसी। ठीक है, अगला बात करते हैं वाटर यूज इफिशियंसी दो प्रकार की होती है, फसल जल उपयोग क्षमता और फील्ड जल उपयोग। फसल के द्वारा जो वो जल उपयोग किया जा सकता है, यह वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में फसल द्वारा नष्ट किए गए पानी की मात्रा एवं फसल की उपज का अनुपात होता है। ठीक है, मतलब जो अगर फसल के द्वारा निकालते हैं जल उपयोग क्षमता तो उपज यील्ड अपान ईटी अपान यील्ड अपान ईटी, ठीक है, मतलब उत्पादन बटे क्या होगा इवेपोट्रांसपिरेशन। ठीक है, अगला बात करते हैं फील्ड जल उपयोग क्षमता क्या होती है, यह खेत में फसल के लिए उपयोग किया जाने वाला पानी की कुल आवश्यक मात्रा वाटर जो रिक्वायरमेंट होती है और फसल की उपज का अनुपात होता है। ठीक है, मतलब यील्ड कितनी होगी वाटर रिक्वायरमेंट कितना था, ठीक है, इसके अनुपात को क्या कहते हैं फील्ड जल उपयोग क्षमता कहते हैं। ठीक है, अगला हम लोग बात करते हैं प्रमुख जो जल फसलें हैं उनकी जल उपयोग क्षमता की बात करते हैं। अगर रागी की बात करें सबसे ज्यादा जल उपयोग क्षमता है कितनी 13.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मिलीमीटर, गेहूं की 12.6 है, मूंगफली की 9.2 है, ज्वार की 9 है, बाजरा और मक्का की 8 है और चावल की सबसे कम है कितनी 3.7। ठीक है, पिछले में हम लोग के क्या पढ़ा था IW/CP रेशियो। ठीक है, इसमें राइस का कितना था 1.2 था जो कि सबसे ज्यादा था, लेकिन वाटर यूज एफिशिएंसी की बात करेंगे तो सबसे कम हो गया किसकी चावल की। ठीक है, अगला यूनिट नंबर है हमारा यूनिट नंबर 8। ठीक है, इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे और यहाँ से हमारी जो है क्रॉप्स स्टार्ट हो जाएंगे, क्रॉप्स के बारे में पढ़ना हमारा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ लेक्चर बचे हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे, पूरी आपकी निमरा सुंडा इसी में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में यूनिट नंबर 1 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।